गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उपभोक्ता के संतुलन में किन कारणों से परिवर्तन होते हैं, अर्थात जो उसके संतुलन में परिवर्तनकारी तत्व हैं, एक तो है आय और दूसरा है वस्तु की कीमतें, उसके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। तो हम आज आय में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, अर्थात आय प्रभाव क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहे और उनके सापेक्षिक भावों में कोई अंतर नहीं आए, लेकिन यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, अर्थात आय बढ़ जाए या घट जाए, आय में वृद्धि या कमी हो जाए, तो उसकी मांग में भी वृद्धि या कमी हो सकती है। अतः उपभोक्ता की रुचियां, अधिमान एवं दो वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो, अर्थात दी हुई हो, तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के द्वारा उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर, उसकी मांग पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आय प्रभाव कहते हैं। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसकी जो बजट रेखा है या जो उसकी कीमत रेखा है, वो समानांतर रूप से ऊपर की ओर, दाएं की ओर खिसक जाएगी। और यदि उसकी आय, इसके विपरीत यदि उसकी आय में कमी हो जाए, तो जो कीमत रेखा है वो बाएं की ओर, अर्थात समानांतर रूप से नीचे की ओर खिसक जाएगी, क्योंकि जो दोनों वस्तुओं की कीमतें हैं उनमें कोई सापेक्षिक परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राएं क्रय कर सकता है और अपने संतुष्टि के ऊंचे नए संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है। और आय में कमी होने पर वह कम वस्तुओं की मात्रा क्रय करके निम्न संतुष्टि के बिंदु पर रहता है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि वस्तुओं की कीमतें और आय दी होने पर हमारी जो कीमत रेखा है P1L1 है और उपभोक्ता IC1 के Q1 बिंदु पर संतुलन में है, जहां पर वह OM1X वस्तु की तथा ON1Y वस्तु की मात्रा प्राप्त करता है। अब यदि मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो आय में वृद्धि होने से वह दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्राएं प्राप्त कर सकेगा। परिणाम स्वरूप उसकी जो कीमत रेखा है वो P2L2 हो जाती है और उपभोक्ता की जो आय है वो वस्तु X में L1 L2 तथा वस्तु Y में P1 P2 जो बढ़ी हुई दिख रही है, तो वह IC2 के Q2 संतुलन बिंदु पे संतुलन में है और ऐसी अवस्था में वह X वस्तु की OM2 तथा Y वस्तु की ON2 मात्रा प्राप्त करता है। अब यदि मान लीजिए उसकी आय में और वृद्धि हो जाती है, तो वो और ऊंची कीमत रेखा हमारी जो परिवर्तित होकर P3L3 हो जाती है और उपभोक्ता IC3 के Q3 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राएं क्रय कर सकता है, अर्थात उसकी जो संतुष्टि है उसमें और वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि और आय बढ़ जाए तो वह हमारी कीमत रेखा P4L4 हो जाएगी और उपभोक्ता जो है वो IC4 के Q4 बिंदु पर संतुलन में रहेगा। अर्थात यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वह एक ऊंचे उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है
और परिणाम स्वरूप उसकी संतुष्टि में वृद्धि होती है। अब यदि हम ये जो विभिन्न संतुलन बिंदु हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इन सब को मिला दें, जो कि विभिन्न आय के स्तरों पर उपभोक्ता के संतुलन को बता रहे हैं, तो हमें एक जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम आय उपभोग वक्र कहते हैं। अब ये जो आय उपभोग वक्र है, ये उपभोक्ता के विभिन्न आय के स्तरों पर संतुलन बिंदु से बना हुआ है। अब जो आय उपभोग वक्र है उसका जो स्वरूप है वो उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति और उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करता है। जो आय प्रभाव है वो धनात्मक भी हो सकता है और वो ऋणात्मक भी हो सकता है। वो धनात्मक तब होता है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से उसके द्वारा वस्तु का उपभोग या उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन किसी वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकता है जब उसकी आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा वस्तु की मांग या उसका उपभोग घट जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को जिनके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात आय में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाए और आय में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाए, तो जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है ऐसी वस्तुओं को निम्न या हीन पदार्थ या हीन वस्तुएं कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि वे वस्तुएं जिनका उपभोग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाता है वे उसके द्वारा हीन या निकृष्ट समझी जाती हैं, और इसलिए वे क्या करता है कि आय बढ़ने पर उसके स्थान पे जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग करने लगता है। तो हीन पदार्थों की मांग क्या हो जाएगी या उनका उपभोग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे जब लोग निर्धन होते हैं तो जो श्रेष्ठ वस्तुएं वो उनके लिए क्या होती है, महंगी होती है, अर्थात उनके पास इतनी आय नहीं या क्रय शक्ति नहीं कि वो उनको खरीद सकें। तो जब उनकी आय बढ़ जाती है जिससे वे अधिक महंगी वस्तुओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं, तो वे क्या करते हैं कि वे ये जो निकृष्ट या जो हीन वस्तुएं हैं इनका उपभोग कम करके बढ़िया या जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उनका उपभोग करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो वनस्पति घी है उसको निकृष्ट और हीन वस्तु मानते हैं, और जब आय बढ़ जाती है तो उसके स्थान पर वे उस देसी घी का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आय उपभोग वक्र हमें प्राप्त होता है वो पीछे की ओर मुड़ता हुआ, अर्थात बाईं और ऊपर की ओर चढ़ता होता है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में जो हम यहाँ देख रहे हैं कि Q1 बिंदु के बाद में जो A रेखा चित्र है उसमें Q2 बिंदु के बाद में जो X वस्तु है वो घटिया हो जाती है, क्योंकि उसकी आय में वृद्धि होने के, अर्थात यदि हमारी कीमत रेखा P3L3 हो जाती है तो उपभोक्ता Q3 बिंदु पर X वस्तु की मात्रा में कमी करने लगता है और Y वस्तु की मात्रा बढ़ती। तो इसका तात्पर्य कि यहाँ X वस्तु क्या है, घटिया वस्तु है। और दूसरा जो B रेखा चित्र है उसमें हम देखते हैं कि जो Q2 बिंदु है उसके बाद में उपभोक्ता की आय यदि बढ़ती है, अर्थात यदि उपभोक्ता P3L3 के Q3 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है तो उपभोक्ता Y वस्तु की मात्रा तो कम कर रहा है लेकिन X वस्तु की मात्रा उसकी आय में वृद्धि से बढ़ रही है, अर्थात यहाँ पर Y वस्तु घटिया है, अर्थात जो हमारा आय प्रभाव है वो दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ है। अब इन दोनों रेखा चित्रों से स्पष्ट है कि जो आय प्रभाव है वो केवल एक बिंदु के बाद ही, अर्थात यहाँ पर भी Q2 बिंदु के बाद में वह है, दोनों रेखा चित्रों में Q2 बिंदु के बाद में ही ऋणात्मक होता है। इससे पता लगता है कि जो कुछ ऊंची आय के स्तर पर ही कुछ वस्तुएं हीन वस्तुएं होती है, अर्थात कुछ सीमा तक तो उनके उपभोग में जो परिवर्तन हो रहा है वो सामान्य वस्तुओं के समान ही होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
Q2 बिंदु के बाद में X वस्तु घटिया है और दूसरे B रेखा चित्र में Q2 बिंदु के बाद में Y वस्तु घटिया है। परिणाम स्वरूप जो ऋणात्मक I प्रभाव है वो X वस्तु के लिए P2 L2 अर्थात Q बिंदु के बाद में X वस्तु घटिया होने लगती है और P2 L2 यहाँ पर Q2 बिंदु के बाद में दूसरे रेखा चित्र में Y वस्तु घटिया है अर्थात I में वृद्धि होने से इनकी मांग मात्रा घटती जा रही है। अब हम ये देख सकते हैं कि जो I प्रभाव है वो दोनों के लिए धनात्मक है, तो जो I वक्र है वो दाईं ओर ऊपर की ओर चढ़ता होता है, जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि जो I वक्र है, I उपभोग वक्र, उसमें ICC1, ICC2, ICC3 ये जो 3 ICC वक्र हैं, इनमें ढाल तो सबके भिन्न भिन्न हैं लेकिन सभी दाईं ओर ऊपर की ओर चढ़ते हुए, अर्थात इसलिए जो दोनों वस्तुएं हैं वहाँ दोनों वस्तुओं के लिए जो I प्रभाव है वो धनात्मक है। किंतु यदि I प्रभाव X वस्तु के लिए ऋणात्मक है तो जो I उपभोग वक्र है वो ICC डैश जहाँ पर X इज इंफीरियर एंड Y इज नॉर्मल की तरह बाईं और पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। और यदि Y वस्तु के लिए I जो प्रभाव है वो ऋणात्मक है तो Y इज इंफीरियर एंड X इज नॉर्मल, यहाँ पे Y वस्तुहीन है, ऐसी स्थिति Y वस्तु जो घटिया वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो I उपभोग वक्र है, ICC कर्व है, वो नीचे की ओर गिरता हुआ है, वो X एक्सिस की ओर झुका हुआ है। इसका तात्पर्य है कि जो वस्तुएं हैं या वस्तुओं की जो प्रकृति है और जो उपभोक्ता की रुचि है उस पर निर्भर करता है कि जो हमारा ICC कर्व है उसका ढाल किस प्रकार होगा। तो जो एक ही वस्तु है वो उपभोक्ता के विभिन्न आय स्तर पर वो श्रेष्ठ भी हो सकती है और वो घटिया वस्तु भी हो सकती है। धन्यवाद।